हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एग्ज़ाम हुआ CUET PG CUKP 17 मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का। बिना किसी बट और लेकिन के सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम ए फेल टीचर। बिना किसी बट लेकिन के ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है मैं फेल हो गया, आपको इतना बेहतर गाइड नहीं कर पाए, NTA की तस्वीर जो है कहीं ना कहीं पेश नहीं कर पाए जो मुझे और थोड़ी सी करनी चाहिए थी। हालांकि बट लेकिन मैं अब आऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 मंथ्स पहले मैंने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो दी थी मैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 2026 का पेपर 2026 के जैसा होगा। आप सोच रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट PYQ से चीज़ें आती है, ऐसा नहीं होता। पैटर्न में स्लाइटली चेंजेस होते हैं, लेकिन ये है कि इस बार थोड़ा बड़ा उन्होंने सरप्राइज़ कर दिया। सरप्राइज में अगर पैटर्न चेंज में होता तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल था। ये चीज़ एक्सेप्टेबल तो NTA की ओर से बिल्कुल नहीं है कि अनबैलेंस्ड आप पेपर बना दें। एक साइड का पोर्शन अगर आप ज़्यादा पूछेंगे तो दूसरे साइड से क्वेश्चन आप हटा देंगे ना, आप ऑटोमेटिक हट जाएंगे। अगर मैं हिस्ट्री से ही 20 क्वेश्चन बनाऊंगा तो PR से, एडवर्टाइजिंग से, सिनेमा से, इम्पोर्टेंट डेज से, है ना, जो एक ट्रेडिशन आपका बना हुआ था वहाँ से क्वेश्चन का पूछूंगा, जो ज़रूरी भी है। जैसे एक टाइम था जिसमें क्वेश्चन आया कि दूरदर्शन का लोगो किसने बिल्टअप किया, तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये पार्ट है, थोड़ा डीप में पढ़ चले गए, पढ़ लिया, हमने पढ़ा दिया। फिर पोलियो डे की थीम पूछी तो समझ में आया कि हाँ भाई, ये एक PR का स्टूडेंट है, वो कैंपेन डिज़ाइन करता है तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए करता है, तो पोलियो डे के बारे में उसे क्यों ना पता हो, उसकी थीम का क्यों ना पता हो। चलो ठीक है, कैसे जस्टिफाई कर दिया, है ना। जर्नलिस्ट है तो वो भी तो बहुत सारी सोशल स्टोरीज़ करता है, तो उसको सोशल इश्यूज़ का क्यों नहीं पता हो। तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देते हैं, हाँ भाई ये पता होना चाहिए इसलिए आप पढ़ें और इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अब ये भी समझ में आता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल यार बनता है। बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए, साइमन कमीशन कब आया, है ना, ये मूवमेंट कब हुआ, वो मूवमेंट कब हुआ, है ना, कौन से क्रांतिकारी ने क्या चीज़ें की, क्रोनोलॉजी भी समझ में आनी चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। लेकिन पूरा हिस्ट्री ही पता होनी चाहिए, ये आप डिमांड करके आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमको पढ़ाना है, हम पढ़ा भी देंगे। क्या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि अपने फाइनल ईयर में है, साथ में अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहा है, क्या वो उतनी चीज़ें पढ़ पाएगा? क्या वो उतना सिलेबस झेल सकता है? क्या वो उतना समय दे पाएगा? आप सोचिए कि अभी जो पैटर्न के बेसिस पे एनालिसिस आ रहा था, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी कई घंटे पढ़ने पड़ते हैं स्टूडेंट को, तब जाके वो जो है सिलेबस उसका मैनेज हो पाता है। ठीक है, अब जिस तरह से सिलेबस और ज़्यादा वास्ट और डिटेल्ड कर दिया गया है, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा पैनिक बच्चों में क्रिएट हुआ है। लिटरली कई बच्चे जो हैं रोए हैं, इतना मतलब ख़राब पेपर जो है NTA ने डिज़ाइन किया है। पहले शिकायतें ये आती थी कि माउस नहीं चलता है, PC नहीं चल रहे हैं। एक टाइम ये भी हुआ कि एडमिट कार्ड तक रिलीज़ नहीं हुए थे 2023 में। मैंने उन सब बच्चों को एक साथ जोड़ा, ठीक है, कैंपेन चलाया, जगह जगह बात रखी, तब जाके मुझे पता है कि 10 जून के अलावा 25 जून का भी पेपर 2023 में लगा। ठीक है, तो ये सब किया है, उसमें हम आप स्टूडेंट्स के साथ में खड़े रहे हैं। 2021 में मैंने इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जब मैं गाइड कर रहा था और चीज़ें जो है ठीक से हो नहीं पाई। पेपर ऐसा आया कि पॉलिटी और जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं या डिटेल्ड केसेस होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन चला गया और पूरा मीडिया उसमें था नहीं। तो 2021 का पेपर IMC वालों ने सेट किया था और NTA की मदद से लिया था, तो वो पेपर बैलेंस्ड हो नहीं पाया और वो इतना मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। तो 2021 में मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह से ली थी कि भाई मैं फेल रहा। तो वही चीज़ 2026 में कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फेल है तो फेल है। क्योंकि पहली बात तो स्टूडेंट तो फिर भी पास हो जाएगा, क्योंकि रैंक के हिसाब से कट ऑफ आती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा काम ये है कि आपको जो है एकदम एक्यूरेट रखना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाना, ठीक है, आपको सही डायरेक्शन में वो प्रिपेयर करवाना कि जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कोशिश पूरी थी, लेकिन अब हमें ये नहीं पता होता ना कि भाई इस तरह से चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, इतना
तो अब जो 60 कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे देता हूँ, तो अब उस तरह से बनाने पड़ेंगे भाई। ठीक है कि एक काम करते हैं, एक के अंदर हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन पूछता हूँ, बाकी 25 क्वेश्चन बाकी से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पेपर ऐसे बनाने पड़ेंगे, और क्या हो सकता है कि एक से बढ़ के एक घटिया जो है आप मॉक टेस्ट बनाइए, उसके हिसाब से प्रिपेयर करवाइए। एक बैलेंस मैं रखता हूँ कि भाई 35 क्वेश्चन मीडिया के, उसमें भी अलग अलग जगह से, फिर 40 क्वेश्चन जीएस में अलग अलग जगह से। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि महामुकाबला टेस्ट हमारा जो 60 नंबर का टेस्ट है, उसमें मैंने स्पोर्ट्स का एक ही क्वेश्चन दिया था मेरी कॉम का। तो बच्चों ने कहा सर आपने स्पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, लिटरेसी में तो आपने अवार्ड का क्वेश्चन दिया ही नहीं। अब आप सोचिए कि उस चीज़ को भी लेकर बच्चे मतलब मॉक टेस्ट लगाने के बाद इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सभी डायमेंशन से, सभी डिसिप्लिन से क्वेश्चन आएगा, और कहाँ जो है कई डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछा ही नहीं, कई सेक्टर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं, और एक ही सेक्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछ लिए। तो फिर वो जो है पैनिक क्रिएट होना ही था, क्योंकि हमने आपको गलत आदत लगा दी ना पढ़ाई की। ठीक है, जो सही आदत है वो तो आंटी लगा रहा है आपको, है ना। तो वो चीज़ कर दी हमने, तो उसके लिए माफ़ी हम ही मांगेंगे, और कौन मांग सकता है। तो दोस्तों होता क्या है कि आपका जो सिलेबस है उसमें जैसे मीडिया है, तो मीडिया में भाई रेडियो की हिस्ट्री है। ठीक है, आपकी टेलीविज़न की हिस्ट्री है, आईसीटी के टॉपिक हैं, पीआर है, एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, और रिसेंट में जो जो चीज़ें चल रही है, इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही है, एडिटर कौन है, फलना चेयरमैन कौन है, कौन कौन से लो है मीडिया के, बहुत सारे मीडिया के डिसिप्लिन्स हैं। इसी तरह से जीएस है, पहला तो हिस्ट्री नाम लिखते हैं, सबसे बड़ा यही है। ठीक है, उसके बाद में जियोग्राफी है, आईआर है, करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके जीएस से जुड़े हुए भी निकल के आते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी सिलेबस समझाता हूँ कि भैया ऐसा है कि सिलेबस बहुत बड़ा दरिया है, जिसमें बहुत जगह से यूँ झरने, मतलब कई जगह से पानी आ रहा है, कई तरह से डिसिप्लिन इसमें मर्ज हो रहे हैं। तो आप इसे तैर के पार कर सकते हैं अगर आप डूबेंगे। ठीक है, अब आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो आप एक ही जगह रुक जाएंगे। अब आप सोचिए कि मैंने अपनी जब हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, तो मैं चाणक्य आईएएस से मैंने अपनी कोचिंग ली थी, और विजन आईएएस का भी मैं एस्पायरेंट रहा हूँ। तो मैंने कई यूपीएससी कोचिंग्स को जो है अच्छा 2-2 ढाई साल समय दिया है। तो हिस्ट्री की, आप जो यूपीएससी एस्पायरेंट है वो खुद बता सकते हैं, हिस्ट्री की जब क्लासेस चलती है तो महीनों तक क्लासेस चलती है, महीनों तक। अब आप उसी लेवल का पूछेंगे तो आपको महीनों तक हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कहीं से पढ़े, आपने लेवल पे पढ़े, कहीं से भी पढ़े, लेकिन कहाँ से निकालोगे? चलो एक टॉपिक आपने किया, बाकी बाकी कहाँ से करोगे? तो अगर सीयूटी पीजी का एस्पायरेंट अगर दे रहा है एग्ज़ाम अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ में, तो उसकी एक लिमिट है। तो अगर आप उस लिमिट से बाहर भी पूछ रहे हैं तो फिर सिलेबस उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए। अचानक से पैटर्न जो है इतना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं कर देना चाहिए। तो ये गलत हुआ, ठीक है, आपके साथ। तो बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लिया गया था, और फिर भी अगर चलो टफनेस भी आ गई कि हाँ हमने क्या दिक्कत है, हम पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दीजिए, लेकिन एक ही सिलेबस, मतलब एक ही सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछ के उसका लेवल बढ़ा के पूछेंगे तो फिर पेपर ही गलत है ना। ये तो साफ साफ तरीके से जो है कहीं ना कहीं पेपर ही आपका जो है गलत तरीके से चला जा रहा है। ठीक है, तो जायज़ सी बात है कि वो ऊपर ऊपर से पढ़ सकता है, यानी कि तैर के पार कर सकता है। एक ही जगह डेप्थ में चला जाएगा तो ये दरिया पार हो नहीं पाएगा। अगर केवल हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ेगा तो बाकी मीडिया छूट जाएगा, केवल मीडिया ही डेप्थ में पढ़ेगा तो जीएस छूट जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो है क्रिएट हो जाती है, और रिलेवेंसी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, पोलियो डे पूछ रहे हैं पूछ लीजिए, थीम पूछ रहे हैं पूछ लीजिए, लेकिन रिलेवेंसी होनी चाहिए। पीछे एनवायरनमेंट डे पूछते थे, थीम पूछ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया एस्पायरेंट को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वो कैंपेन डिज़ाइन करेगा, अगर वो अवेयर नहीं है इंपॉर्टेंट डेज़ के अंदर तो वो गलत है। अभी इंपॉर्टेंट डेज़ पे बच्चे कह रहे हैं कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, तो ये तो गलत है ना। अब ये सिलेबस है, 10 साल पहले 2016 का सिलेबस जब ये स्टार्ट हुए थे तब भी यही सिलेबस था। कई डिसिप्लिन के सिलेबस जो हैं, जो दूसरे पेपर्स हैं, उनके अपडेट हुए, मास कम्युनिकेशन वालों का अपडेट नहीं हुआ। सीयूईटी यूजी वालों का डिटेल्ड सिलेबस है, लेकिन पीजी वालों का कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं है भैया। ठीक है, तो ये हालत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, और कोई बात नहीं। चलो अभी जैसा है उसके आगे की चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। देखिए होता क्या है कि आईएमसी में जो
कट ऑफ निकल के आती है वो आती है आपकी रैंक वाइज। तो उसमें जो क्लोजिंग रैंक होती है वो हमारी कट ऑफ होती है। अब आप कट ऑफ यूँ देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब देखो कि जैसे न्यू मीडिया कम्युनिकेशन था, उसकी हाई डिमांड थी, सबसे ज़्यादा डिमांडेड कोर्स था फर्स्ट राउंड में। तो ये टॉप जो आपके राउंड होते हैं, शुरुआत के 3 राउंड होते हैं, उनका एक मिक्सचर है कट ऑफ वाइज कितनी लास्ट गई थी। तो आप देखिए फर्स्ट राउंड में 49 क्लोजिंग रैंक है, मतलब वो 200 प्लस स्कोर करने वाला स्टूडेंट है। उसके बाद देखिए कि थर्ड राउंड में भी आप देखें नीचे एसजे के अंदर देखें तो ये 308 रैंक तक का भी सिलेक्शन हुआ है। अब ये सब जनरल वाले बच्चे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी लिखा ना, तो आईएमसी ओपन जनरल कैटेगरी वालों का, सॉरी जनरल कैटेगरी वालों का जो है दिल्ली कैंपस कोर्सेज में टॉप 3 राउंड्स की जो है कट ऑफ का एक है। फिर उसका क्या एवरेज निकाला, एवरेज हम निकालते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टॉप 158 में थे तो फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में इन कोर्सेज में आपका इजीली हो जा रहा था। अब इसमें आप देखेंगे सर इसके आगे के राउंड की, भाई इसमें होता क्या है कि सेकेंड राउंड है, इसका थर्ड राउंड आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सेकेंड राउंड आपको न्यू मीडिया कम्युनिकेशन दिख रहा है, सेकेंड राउंड न्यू मीडिया कम्युनिकेशन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मास कॉम के सब्जेक्ट का था, ये दूसरे सब्जेक्ट का है। इसमें मतलब सेकेंड राउंड तक CUKP 17 से सिलेक्शन हुआ, थर्ड राउंड में किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि सीट खाली हुई नहीं, तो थर्ड राउंड में किसी का नंबर आया ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको थर्ड राउंड की इसका नहीं दिखी, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीटें भर जाती है जिस कोर्स में जिस कैटेगरी की, तो अगले राउंड में उसका फिर उस कैटेगरी से तो नाम नहीं आता है, कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। अब OBC कैटेगरी आप देखेंगे तो हो सकता है कि थर्ड राउंड में OBC वाले का हुआ लेकिन ओपन वाले का नहीं हुआ क्योंकि ओपन से सीटें फुल हो चुकी थी, तो ऐसा होता है। बाकी डिटेल में जब काउंसलिंग चलेगी तो आपको बताया जाएगा। तो अब ये है कि भाई रैंक 158 वाला जो था उसका स्कोर हो गया 187। तो जो टॉप 3 राउंड है जनरल कैटेगरी के अंदर देखें, टॉप 3 राउंड में जिनका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में दिल्ली कैंपस में इन कोर्सेज में, इस साल हालांकि कोर्सेज भी बढ़ गए हैं, ठीक है। अब जो कोर्स नया आया है उसकी कट ऑफ मैं अब प्रेडिक्शन करके बता सकता हूँ, लेकिन पिछले साल के लिए जिससे आप ये समझ सकते हैं कि पिछले साल एवरेज कट ऑफ थी 187, ठीक है। तो हर साल की एक एवरेज कट ऑफ की लिस्ट मेरे पास है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप देखिए 2025 में 10,668 है ना, 10,668 लोगों ने फॉर्म भरा था, 7,785 स्टूडेंट्स ने जो है एग्ज़ाम अपेयर किया था। उसमें से जो IMC के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ वो 187 जिसका स्कोर था जनरल में दिल्ली कैंपस में, उसका सिलेक्शन हो पाया। अब इस साल मुझे लगता है कि जो आप पेपर बता रहे हैं, क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं है, आप लोगों के बताए अनुसार मैं जो है चीज़ें समझ रहा हूँ, तो उस हिसाब से 165 के आसपास मुझे लगता है कि कट ऑफ जा सकती है। 20 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ गिरने की संभावना मुझे अभी शुरुआती तौर पे नज़र आ रही है। बाकी जब पेपर देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, ठीक है। पेपर देखेंगे, सभी बच्चों के स्कोर जब पता चलेगा तब जो है एक आइडिया प्रॉपर लग पाएगा कि क्या कट ऑफ इस साल रह सकती है। क्योंकि मेरा अभी तक कट ऑफ में प्रेडिक्शन हमेशा अच्छा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो आप कहेंगे सर प्रेडिक्शन तो आपका सिलेबस को लेकर भी अच्छा ही था, क्या हुआ, फेल हो गया? कोई बात नहीं भाई, क्या कह सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते हैं हम, है ना। हमें क्या पता है ऐसा उल्टा काम होगा, लेकिन क्या करें। तो फिर से एक नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मतलब कई बार तो बुरा लग रहा है और कई बार हंसी आ रही है कि यार ये सब क्या हो रहा है, मतलब मजाक उन्होंने जो है बना के रखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। कि ना कोई डिटेल सिलेबस है, ना जो है आपकी कोई अल्टीमेट जिम्मेदारी है कि आप किस डायरेक्शन में पेपर बना दे रहे हैं, कुछ भी। मतलब आंटी एक पेपर नेट में भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लिया जा रहा है। तो क्या यही सिलेबस का ये सही तरीका है? कहीं विद्वान बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए, एकदम उल्टा उल्टा पूछा जाना चाहिए ताकि कोई प्रेडिक्ट ही ना कर सके, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे, ठीक है, इस हिसाब से। क्योंकि जो बता रहे थे स्टूडेंट्स कि सर ऑथर्स के नाम जो हमने इंपॉर्टेंट बुक्स सारी याद कर ली थी उसमें तो एक भी नहीं आई। अब इंपॉर्टेंट बुक्स याद करने में ही स्टूडेंट को इतना जोर आ रहा है, तो वो और बुक्स का ऑथर्स का नाम कैसे याद करेगा? जब स्टूडेंट को इतना ही मतलब कहीं ना कहीं वो थक जाता है इतने में कि भाई दुनिया की पहली साइलेंट फीचर फिल्म इंडिया की हो गई, ठीक है, और पहली साइलेंट फिल्म हो गई,
और उसके बाद टॉकी फिल्म हो गई, इन्हीं सब में 7-8 फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और वो इम्पोर्टेंट मान लीजिए कि अल्फ्रेड हिचकॉक है, D.W. ग्रिफ्थ है, तो वो तो कुछ वो आपके जो है ऑथर्स मतलब कुछ डायरेक्टर्स कर लेता है, कुछ उसकी थ्योरी कर लेता है, तो अब वो इम्पोर्टेंट चीज़ें कर सकता है ना। अब कोई भी मूवी अगर पूछ ली जाएगी, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, या तो कोई वो न्यूज़ में रही हो, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट बने तो वो पढ़े, नहीं तो कैसे पढ़ेगा। मूवीज़ का ही अगर इतना डिटेल में सिलेबस पढ़ेगा एक क्वेश्चन के लिए ही, तो फिर वो बाकी सेगमेंट क्यों पढ़ना चाहेगा, उसका वो इंथुजियाज़म ही ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट का अगर इस तरह का पेपर आया तो। उसे आप कहेंगे कि हाँ तुम्हें जो है दुनिया की पहली फिल्म के बारे में, भारत की पहली फिल्म के बारे में पता होना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट पैदा होगा स्टूडेंट का पढ़ने के लिए, ठीक है। नहीं तो वो कहेगा कि यार हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ इतने टफ पेपर की तैयारी और मास कॉम में आने के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि इतना हाई पेइंग स्केल जॉब नहीं है ना कि लाखों रुपए की सैलरी मिल रही हो तो वो बच्चा आके लाखों रुपए उसके दिमाग में आ रहे हैं तो वो प्रिपेयर करे। जॉब वही है नॉर्मल सी, ठीक है, और प्रिपरेशन इसमें ज़्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है। पेपर इसका टफ आ रहा है तो वो क्यों ना जो है दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे डिसिप्लिन की तरफ देखेगा, ठीक है। तो फिर इस सब्जेक्ट को कौन पढ़ेगा। वैसे ही आपको बताऊं कि अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या 2024 के मुकाबले 2025 में कम रही, ठीक है। इंटरेस्ट जो है इस सब्जेक्ट में बच्चों का कम रहा, तो ये कहीं ना कहीं जो मास कम्युनिकेशन के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी एक झटका है कि भाई आप मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप देखिए, आप जो हैं गवर्नमेंट में देखिए, हर जगह नए नए कोर्सेज खोल के बैठे, इवन IMC में देख लीजिए इतने कोर्सेज खुल रहे हैं, लेकिन आने वाले बच्चों की संख्या और इस डायरेक्शन में आने वाले बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। ये नंबर शो कर रहा है, 2000 का बड़ा डिफरेंस यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या साइन, अभी डेटा आया नहीं, आज रात को आएगा, तब तक देखिए कितने बच्चे अपेयर होके आते हैं। अगर ये कम हुआ तो सोचिए कि मतलब मास कम्युनिकेशन के जो डिसिप्लिन के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा स्ट्राइक है, उनके लिए एक बड़ा धक्का है कि ये क्या हो रहा है। तो उसमें ये जो चीज़ हुई है CUT PG के CUKP 17 के एग्ज़ाम में, तो वो और भी जो है इसको बढ़ावा देगी और नेगेटिविटी जो है इस सब्जेक्ट के लिए क्रिएट करेगी। फिलहाल मैं अभी आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं कि आपको बहुत बेहतर संस्थान मिले, आपका मनपसंद कोर्स मिले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।